हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीर आप सबका स्वागत करता हूं। भारत का संविधान, इसका ये दूसरा वीडियो है। पिट्स इंडिया एक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट हुआ है जो पॉलिटी का है, कंप्लीट पॉलिटी कोर्स, जिसका फर्स्ट वीडियो में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि इसमें जो भारत का संवैधानिक विकास के बारे में है, भारत का संवैधानिक विकास और उनके दो भाग जो हैं 1773 से लेके 1858, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन, जो 1858 से लेके 1947 तक है, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये दोनों फर्स्ट वीडियो में बताया गया, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया गया है। आप लोग जाके फर्स्ट वीडियो को चेकआउट करें और फर्स्ट वीडियो देख लें, ताकि दूसरा वीडियो में आपको आसानी से समझ में आए कि उसका एक टाइम के अनुसार से जो चल रहा है, जैसे 1773, फिर 1781, उसके बाद फिर आ जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, वो पता चलेगा। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और वीडियो में कुछ अगर आपको अच्छा लगा या खराब लगा कमेंट कर सकते हैं, और कुछ बता सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी तैयारी करने में मदद मिले। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था, कब लाया गया था और क्यों लाया गया था? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। और इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों के कारण ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया, और इसमें कुछ इसका कुछ उद्देश्य था जो इस प्रकार है। पहला उद्देश्य क्या था? अगर हम लोग इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य क्या है कि पहला है, कंपनी द्वारा अधिग्रहण भारतीय राज्य क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चले गया। यानी कि कंपनी जितना भी अधिग्रहण कर रहा था, कंपनी जो भी अधिग्रहण कर रहा था वो किसके अंदर चले जा रहा था? ब्रिटिश सरकार के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ब्रिटिश सम्राट के अंदर, ब्रिटिश सम्राट के अंदर अधीन लाना था। इसका यही मकसद था कि जितना भी कंपनी अधिग्रहण किया है, जितने राज्य को, जितने एरिया को, जितने जगह को, वो सभी को ब्रिटिश सरकार अपने अंदर ले ले। और दूसरा क्या था कि गवर्नर जनरल जो था, इसका दूसरा था कि गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य का संख्या, है ना, गवर्नर जनरल का अगर बात करें तो इसमें जो परिषद की संख्या थी, दो प्रकार के परिषद थे इसमें। पहला था क्या कि, हाँ, गवर्नर जनरल परिषद का संख्या जिसमें चार था, पहले चार था, चार से घटाकर तीन कर दिया गया। और उसी के वो तीन कर दिया गया। और साथ ही प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद, जैसे देखिए प्रांतीय परिषद में भी चार था, प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद में भी चार से घटाकर तीन कर दिया गया, तीन कर दिया गया। और ये गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद में भी चार से घटाकर तीन कर दिया गया, और प्रांतीय परिषद को भी चार से घटाकर तीन कर दिया गया। तो ये इसका उद्देश्य था, जो इसको लाने का मेन मकसद था पिट्स इंडिया एक्ट को। और साथ ही इसका दोहरा शासन शुरू हुआ, इसको द्वैध शासन बोल सकते हैं। द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुआ। द्वैध शासन प्रणाली दो प्रकार के थे। द्वैध शासन प्रणाली में मतलब दो प्रकार का ये लाया गया। एक लाया गया राजनीतिक मामला,
राजनीतिक मामला, और दूसरा था व्यापारिक। व्यापारिक मामला। अब राजनीतिक मामला में क्या है कि राजनीतिक मामला में क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इसका जो पावर है उसको हटाकर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इसको हटाकर सम्राट के अधीन कर दिया गया। ठीक है, राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हटाकर सम्राट के अधीन कर दिया गया। सम्राट के अधीन किया गया। और दूसरा व्यापारिक मामला क्या था? इसमें व्यापारिक मामला में क्या था कि व्यापारिक मामला को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। व्यापारिक मामला में किसका रहा? व्यापारिक मामला का, व्यापारिक मामला व्यापारिक मामलों में किसका नियंत्रण रहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स का नियंत्रण रहा। तो इसमें क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण रहा, और इसमें क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हटाकर सम्राट के अधीन कर दिया गया। तो ये द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था। इसी एक्ट के अंतर्गत जो 1784 में जो पिट्स एक्ट लाया गया उसी के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसके साथ हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, ठीक है, संधि सैन्य शक्ति, राजस्व, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासतों के अधीक्षण, देसी रियासतों के अधीक्षण आदि का जो शक्ति है वो प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? गवर्नर जनरल को। ठीक है, अधीनक्ष की शक्ति प्राप्त किया गया। गवर्नर जनरल को ये युद्ध का, ठीक है, युद्ध का, संधि का और सैन्य शक्ति का, राजस्व का तथा देसी रियासत का अधीक्षण की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। और साथ में गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना, गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना देसी रियासत से संधि या सहयोग, ठीक है, संधि या सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता था। ना तो संधि का शुरुआत कर सकता था, ना सहयोग की शुरुआत कर सकता था गवर्नर जनरल। किसके?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश के बिना, जब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति ना मिल जाए तब तक ये किसी भी रियासत से संधि या सहायता नहीं ले सकता था। इसके साथ क्या हुआ, इसलिए नियंत्रण परिषद का स्थापना हुआ, इसलिए नियंत्रण परिषद का स्थापना हुआ। तो इस के फिट्स इंडिया एक्ट को जो 1784 में आया है, इसको यहीं तक रखते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और ये आपको वीडियो इस प्रकार का मिलता रहे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।